हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं अशोक आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के टॉपिक 1 या पार्ट 1 के वीडियो में रिवीजन कर रहे थे और आर.एस. अग्रवाल की बुक से टॉप 50 क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के हैं उस बुक से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस के पार्ट 1 का वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया, आपके पास है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस हैं, जो बाकी के 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? जब 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए, जब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, तो अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अंत से शून्यों की संख्या से रिलेटेड प्रश्न आजकल एग्जाम में आने लगे हैं और आते भी हैं। तो मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो आपको बना के इस क्लास के तुरंत बाद ही आपको, इस वीडियो के तुरंत बाद ही आपको मिल जाएगा। वो भी एक टॉपिक ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल, जब अंत से शून्यों की संख्या निकालनी हो तो पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट इसका क्या है और बेसिक तरीका क्या है। जैसे हम आपसे बात करें कि अंत से जीरो कब मिलेंगे, अंत से अगर हम एक जीरो की बात करेंगे तो आप कहेंगे जब 10 आएगा तो अंत से एक जीरो आएगा। ठीक है, 10 का मतलब क्या हो गया? 2 और 5 का एक जोड़ा होना चाहिए। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछूं कि अंत से 2 जीरो आपको कब मिलेंगे, तो अंत से 2 जीरो आप कहेंगे 100 पे। इसका मतलब इसके अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, मतलब अंत से जीरो की संख्या। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें कि अंत से शून्यों की संख्या 3 कब मिलेगी, तो आप कहेंगे जब 1000 होगा तब 3 मिलेगी। ठीक है, अगर हम 1000 की बात करेंगे तो 1000 का मतलब क्या होगा? 10 गुणे 10 गुणे 10, और प्रत्येक 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। ठीक है, इसका मतलब फाइनली आप देखें अंत से जीरो की संख्या किस पे निर्भर करती है? अगर 2 और 5 का एक जोड़ा है तो जीरो की संख्या 1 है। अगर 2 और 5 के 2 जोड़े हैं तो अंत से जीरो की संख्या कितनी है? 2 है। अगर 2 और 5 के 3 जीरो हैं तो 3 जोड़े हैं तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी है आपके पास? 3। ठीक है, अब क्या करना है कि सवाल में क्या कह रहे हैं? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। तो 100 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश डैश कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए यहाँ पे हमें इस गुणनखंड में क्या पता करना है? कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। ठीक है, तो अगर हम आपसे एक चीज़ पूछें कि 2 और 5 में ज़्यादा कौन होगा, अगर 2 और 5 में इन सब का हम गुणनखंड करें 100 तक का, तो 2 की घात ज़्यादा आएगी कि 5 की घात ज़्यादा आएगी? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, 4 में भी 2 मिल जाएगा, 6 में भी 2 मिलेगा, 8 में भी 2 मिलेगा, 10 में भी 2 रहेगा। 10 में दोनों रहेंगे 2 और 5 है ना, 12 में 2 रहेगा, 14 में 2 रहेगा, 16 में 2 रहेगा। इसका मतलब इस सवाल में अगर हम गुणनखंड निकालेंगे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब 5 की घात कम आएंगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को, पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक अलग से वीडियो में साझा करेंगे आपके साथ। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट देख सकते हैं। अगर ये 100 तक की संख्या, चाहे जहाँ तक की संख्याएं हो, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं हैं, तो शॉर्टकट तरीका क्या? पहले आप 100 को 5 से भाग कर दो। मतलब हम क्या पता करेंगे? 100 में ऐसे कितने 5 हैं जो सिंगल 5 है। सिंगल 5 का मतलब 10 में 5 आएगा, 5 में 5 रहेगा, 15 में भी 5 रहेगा, 20 में 5 रहेगा। तो अगर हम 100 को 5 से भाग कर देंगे तो सिंगल 5 वाली संख्याएं पता चल जाएंगी। अब हमें क्या करना है? 100 में डबल 5 वाली भी संख्याएं पता करना, जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, तो किससे भाग करें? 25 से। तो कितना हो जाएगा? 20 और 25 चौके 100, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि 1 से लेकर के 200 तक की संख्याएं हैं, अगर यहाँ पे कह देते 1 से लेकर के 200 तक की संख्याएं हैं, तब हम शॉर्टकट तरीका क्या अपनाते हैं? आपके पास 200 तक की संख्याएं हैं तो 200/5
फिर क्या करते 200/25 कर देते, फिर क्या करते 200/125 कर देते। क्यों? क्योंकि 200 तक में ऐसी भी संख्याएं आएंगी जिनमें 3 5 मिलेंगे, जैसे 125, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भाग कर लीजिए, सिंपली कितना हो जाएगा 40 और ये 8 हो गया। कितनी बार, हाँ यहाँ पे जहाँ पे पूरा पूरा विभाजित नहीं होता वहाँ पे एक बार ले जाते हैं, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो 49, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। वैसे मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगा इस क्लास के तुरंत बाद की, अंत से शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, अब देखिए ये भी सवाल बहुत आसान है लेकिन पूछे जाते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है, 36 मिलता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन करने के सबसे आसान तरीका है, शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पे 36 शेष बचता है, यदि इसी संख्या को 17 से भाग दें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप दोनों संख्याओं को अलग अलग 17 से भाग कर दीजिए, तो ये 17 8 136 यहाँ पे 0 शेष मिलेगा और 17 दूना 34 शेष कितना बच जाएगा 2। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा 2। तो ये बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है। अगले सवाल में हम बात करें आपसे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं लोग, किसी संख्या को, सेम टाइप का क्वेश्चन, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, दोनों संख्याओं को हम 13 से भाग कर लेंगे। आप इसको 13 से भाग करेंगे, कितना होगा 13 एकन्नम 13 हो जाएगा, 13 दूना 26, तो यहाँ से शेष 0, और ये 13 दूना 26, तो शेष कितना बच जाएगा 3। तो फाइनल इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलता है भाजक भागफल पर आधारित शेषफल वाले प्रश्नों में, तो आप उसी संख्या से डायरेक्ट भाग कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है, हम लिखते हैं इस सवाल को, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सवाल आपको आते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की वजह से समय आपका ज़्यादा लगता है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभाजित है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से विभाजित है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन पहले ले लेते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 1 1 1, ये 6 बार आपको 1 लिखा हुआ, ठीक है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है 1 1 0 0 1 1, ठीक। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो 1 0 0 1 ट्रिपल टाइम 0 1 1, ठीक। और डी ऑप्शन है नन, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 111 से पूर्णतया विभाजित है, ठीक। पहले तो आप इसका सबसे आसान तरीका जानिए, फिर मेथड में आपको बताता हूँ। देखिए 111, अब 111 के विषय में आप ये सोचिए 111 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, अगर यहाँ पे कहते हैं कि वह संख्या 35 से विभाजित है ना, अगर कोई संख्या 35 से विभाजित होगी तो इसका मतलब जो 35 के गुणनखंड होंगे, 35 के गुणनखंड क्या हैं, 5 हैं और 7 हैं, इसका मतलब वह संख्या 5 और 7 से भी पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। सेम बात यहाँ पर भी है। अगर हम 111 को पता कर लें कि 111 हमारा किससे कटेगा, तो 111 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन वाले भी वही संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी ना। तो सबसे पहला अगर ऑप्शन की बात करें 3 से विभाजित, देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, अंकों का योग। तो अंकों का योग 1 2 3 4 5 6, ये भी 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि अंकों का योग कितना आ गया 4। सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि अंकों का योग, ये भी 3 से कट जाएगा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, ए और सी। अब देखिए आपको पता कर लेना है कि ए भी 3 से विभाजित है और सी भी 3 से विभाजित है। तो आप ये पता करिए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ए है कि सी है।
तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1,11,111 और यहाँ पे लिखा हुआ 1,11,000 है ना। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन छोटा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 1,11,000। ठीक है, आप इन सवालों को ऐसे कर सकते हैं, एक ये तरीका है। अगर हम दूसरा बेसिक तरीका आपको बताएं, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब जो भी संख्या होगी वो 111 का गुणज होगी। इसका मतलब अगर हम उस संख्या को 111 से भाग करेंगे तो शेष 0 आना चाहिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई 1,00,000। अगर हम मान लेते हैं कि यही संख्या 111 से पूर्णतया क्या है विभाजित है, 111 से पूर्णतया विभाजित है, तो आप देखिए कितनी बार जाएगा 9 बार, तो कितना आ गया 999। ठीक है, कितना बचेगा 1 बच गया, फिर ऊपर से क्या आएगा 1 0 तो आ जाएगा ऐसे, फिर 1 0 यहाँ पे, फिर 1 0। ठीक, अब देखिए फिर से हम क्या करें, अब यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, 100 आ गया। आप ये बताइए 100 की जगह पे कितना होता, 100 की जगह पे अगर 111 होता तो बात बन जाती है ना। तो इसका मतलब इस संख्या में 11 हम जोड़ लें तो 111 हो जाएगी। इसका मतलब वह न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी 1,11,000। तो इन सवालों को ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ऑप्शन की मदद से भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 111 से पूर्णतः विभाजित है, तो सी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 6 से भाग करने पर, सुनिएगा ध्यान से, 6 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, 6 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा ना। यदि देखिए 6 से भाग करने पे शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या के वर्ग को, अगर बीच में वर्ग कहेंगे तो इसका भी वर्ग कर लेंगे और इसका भी। अब वर्ग को 6 से भाग करना तो आप दोनों में 6 से भाग कर दीजिए। ये सबसे आसान टाइप के क्वेश्चंस है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से एक बार चला जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा 3। ठीक, सवाल क्या था, यदि किसी संख्या को 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यदि इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग किया जाए तो शेष कितना बचेगा, तो 6 से भाग करने पे 3 शेष बचता है। बात कर रहे हैं वर्ग की, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, 3 का वर्ग कितना होगा 9। दोनों पे वर्ग हमने कर लिया और भाग कर ली। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत सवाल भी आपको लिख दूँ ताकि आपको समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सवाल। नंबर सिस्टम में यही 1-2 टॉपिक है, अंत से शून्यों की संख्या से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन नंबर 31 जहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहे हैं, एक संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8, 9 और 8 बचते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 8, 9 और 8 बचते हैं। यदि विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए, यदि विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। यदि विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 बातें समझना है। समझना क्या है कि एक तो है एक संख्या को 9, 11, 13 से भाग किया जाए, इस शब्द को हटा दिया जाए। क्रमशः शब्द को हटा देंगे तो सवाल दूसरा हो जाएगा। अगर क्रमशः लगा हुआ है तो सवाल दूसरा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बेसिक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 78 को 4 और 5 से भाग दीजिए। 78 को 4 और 5 से भाग दीजिए, तो 4 का भाग सबसे पहले किस में करेंगे 78 में करेंगे, और 5 का भाग भी किस में करेंगे 78 में करेंगे। ठीक है, एक बात ये है, अगर क्रमशः नहीं लिखा हुआ तब, अगर क्रमशः लिखा हुआ है
इसी सवाल में कह दें 78 को 4 और 5 से क्रमशः भाग दीजिए। ठीक, अगर यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्रमशः या लगातार विभाजन या उत्तरोत्तर विभाजन, तब क्या करेंगे, 4 का भाग तो 78 में करेंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा, 4 एकन्नम 4, 3 बच गया, फिर 4 नौया कितना हो जाएगा 36, शेष 2 आ गया। अब देखिए जब भी क्रमशः आ जाएगा तो 5 का भाग 78 में नहीं करेंगे, जो पहली संख्या से प्राप्त भागफल है उसमें किया जाएगा। तो पहली संख्या से प्राप्त भागफल कितना 19, तो 5 का भाग किस में करेंगे, 19 में करेंगे। ठीक है, 5 का भाग अगर 19 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 5 3 15, तो शेष कितना आ जाएगा 4। तो लगातार विभाजन और सिर्फ विभाजन दोनों बातों में ये अंतर है। आइए हम जानते हैं कि इस सवाल का शॉर्टकट क्या है और इन सवालों को जल्दी कैसे हम कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे आपसे शेषफल न पूछा जाता तो डायरेक्ट ऑप्शन की मदद हम लेते और भाग करके चेक करते। पहली संख्या को 9 से भाग करते, दूसरी संख्या का भाग पहली संख्या से प्राप्त भागफल में करते और तीसरी संख्या का भाग दूसरी संख्या से प्राप्त भागफल में किया जाता। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि शेषफल क्या होगा, फिर तरीका आपको चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, संख्याएं कौन कौन सी है, 9, 11 और 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8, 9 और 8 बचते हैं। अब देखिए शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीके में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरफ संख्या लिखते हैं और एक तरफ शेष लिखते हैं। एक ये आसान तरीका है आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 8 मिलके क्या हो गया आपके पास 21। फिर आप इधर से इधर आएंगे तो क्या करेंगे, गुणा, तो 21 गुणे 11 तो कितना, 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22 और 1 मिलके क्या हो गया 23। ठीक, फिर आप इधर से इधर आएंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करो तो कितना हो जाएगा ये 240। ठीक, फिर इधर से इधर आएंगे तो क्या करेंगे, गुणा, तो 240 गुणे कितना करेंगे 9, तो 0 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक, और फिर से इधर आना है तो प्लस करेंगे, तो 8 हम और जोड़ लेंगे, तो फाइनल हमारा क्या आ गया, वह संख्या कौन सी है, 2168। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, इसमें क्या करना है, एक तरफ संख्याएं लिखनी है, एक तरफ शेष लिखने हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, अंतिम संख्या प्लस अंतिम शेषफल, है ना, गुणे दूसरी संख्या प्लस दूसरा शेषफल और गुणे पहली संख्या प्लस पहला शेषफल। तो उसको रटने से बेहतर है कि आप इस तरीके को समझ लीजिए। समझना क्या है कि सबसे पहले आप इधर से इधर जाएंगे तो प्लस करेंगे और तिरछा आएंगे तो फिर हम इधर से इधर आए तो गुणा किए, फिर इधर से इधर गए तो प्लस किए, फिर इधर से इधर आए गुणा, फिर इधर से इधर गए प्लस। तो हमें वह संख्या कौन सी मिल गई, 2168। अब हमें चेक करना है क्या 2168 सही है या गलत, है ना। मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। 2168 वह संख्या कौन सी होगी, 2168। अब 2168 का भाग किस में करेंगे, 9 से, तो 9 से करोगे तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, कितना बच गया 3, फिर 9 चौक 36, फिर कितना बच गया 0, फिर यहाँ से कितना आ गया 8, फिर 9 0 जो 0, तो शेष कितना आ गया 8। ठीक है, 9 से भाग करने पे 8 आ रहा, कोई बात नहीं। अब 11 का भाग किस में करेंगे, 11 का भाग आप 2168 में करेंगे या फिर जो भागफल मिला है उसमें करेंगे। जो पहली संख्या से, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, क्रमशः लोग इसी को ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हम 11 का भाग किस में करेंगे, 240 में, तो कितना जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, 20 आ गया, 11 एकन्नम 11, तो कितना बच गया 9। इसका मतलब 11 से भाग देने पे 9 से सारा, ये भी सही। ठीक, अब हम 13 का भाग किस में करेंगे, 13 का भाग हम 21 में करेंगे। जो दूसरी संख्या से भागफल आया तो 13 एकन्नम 13, तो कितना बच गया 8, 8 9 और 18। इसका मतलब हमारा आंसर 2168 सही है। अब सवाल का आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, विभाजकों के क्रम उल्टा कर दिए जाएं। मतलब पहले 13 से भाग करो, फिर 11 से भाग करो, फिर 9 से भाग करो, तो शेषफल क्या आएगा। आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन था कि संख्या कैसे पता करें, और इस टॉपिक पर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि लगातार विभाजन से रिलेटेड कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिलेंगे इस क्लास के बाद। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2 टॉपिक आपको और नंबर सिस्टम में स्पेशली मिलेंगे, लगातार विभाजन और अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए, अगर आपने नंबर सिस्टम अभी तक नहीं पढ़ा तो एक बार जाके फिर से प्लेलिस्ट में जाएंगे नंबर सिस्टम के,
कम से कम 30 वीडियो हर टॉपिक वाइज अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम शेषफल की बात करें तो शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने 2 तरीके सीखे। ठीक है, एक तरीका क्या है -1 का, दूसरा तरीका +1 का। x की पावर n अपॉन में लिखा हुआ x -1। अगर ये -1 लिखा है, घात कुछ भी हो, घात चाहे आपके पास सम हो या विषम हो, शेषफल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। आपको बिना सोचे समझे कर देना है, बशर्ते ये -1 की कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x -1, जैसे यहाँ पे 17 लिखा है तो यहाँ पे 16 होता, तो इस सवाल का आंसर कितना आता, 1 आता। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका x की पावर n अपॉन में x +1। अगर +1 है तो शेषफल 2 तरीके से निर्भर करता है। अगर घात सम है तो 1 आता है, अगर घात विषम है तो कितना आता है, वही नंबर x आता है। ठीक है, आप इन दोनों बातों को नोट करते भी चलेंगे। अब की बार देखिए, अगर ऊपर x है तो नीचे x +1। अब देखिए यहाँ पे 17 है, नीचे क्या लिखा 18, 17 है और नीचे क्या लिखा 18, इसका मतलब +1 की तरीका। और घात देखिए कैसी है, घात सम है, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 1। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी और भी शेषफल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33, 25 की घात 25 को 26 से भाग करने पर। अब देखिए 25 की घात 25 को 26 से भाग करने पर आप चुटकियों में आंसर बता सकते हैं, बशर्ते रिवीजन होना चाहिए। थोड़ी चीज़ें आप रिवीजन करते चलिए। ऊपर 25 लिखा है, नीचे 26 लिखा है, तो आप पहचान गए +1 का तरीका है। फिर +1 के तरीके में शेषफल 2 तरीके से निर्भर करता है। अगर घात सम है तो 1 आता है, घात विषम है तो वही नंबर x। तो घात विषम है, इसका मतलब शेषफल कितना हो जाएगा, 25। ये बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए देखिए आपको बेसिक बहुत पता होना चाहिए। छोटी से छोटी बात आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि नंबर सिस्टम एक इतना बड़ा टॉपिक है और इतने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैं इसके ऑप्शन लिखता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, 75,625। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 30,976। अगला ऑप्शन क्या है, 29,561। ठीक है, और लास्ट वन क्या है, 1,43,642। 1,43,642। ठीक, बताना क्या है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक, अब देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, मतलब अगर आप किसी संख्या को स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या नहीं हो सकती। ठीक, आइए हम बात करते हैं। देखिए यूनिट डिजिट से अगर हम इकाई के अंक का थोड़ा सा सहारा लें, इकाई के अंक का थोड़ा सा सहारा लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास अंक क्या है, 1 है ना। अगर अंक 1 है, इसका हम वर्ग कर दें, तो वर्ग करें तो फिर यहाँ पे इकाई क्या आएगी, अगर 1 है आप इसका वर्ग करोगे तो इकाई 1 आ जाएगी। अगर किसी संख्या में अंक लास्ट में 2 है तो इकाई को वर्ग करने के बाद इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। अगर 3 है तो कितना होगा, 9। अगर 4 है तो कितना होगा, 6। अगर 5 है तो कितना होगा, 5। अगर 6 है तो लास्ट में कितना होगा, 6। अगर 7 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 9। अगर संख्या के लास्ट में 8 है, उसका वर्ग करेंगे तो इकाई कितनी आएगी, 4। अगर 9 है लास्ट में तो वर्ग करेंगे तो इकाई कितना आएगा, 1। आपने देखा कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं अगर लास्ट में हैं, अगर हम उनका वर्ग करें तो क्या क्या पॉसिबल है, 1, 4, 9 और 6, 1, 4, 9 और 6 और 5। ठीक, इसका मतलब अगर इन संख्याओं का हम वर्ग करते हैं तो ऐसी 2-3 संख्याएं हैं जो यहाँ पे वर्ग करने पे नहीं मिलती। वो कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। अब ध्यान से देखिए, इधर तो सारी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने सबका वर्ग किया। तो वर्ग करने के बाद आपको पता चला कि जब भी आप किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1, 4, 5, 9 और 6 ही हो सकता है। इसका मतलब यदि किसी संख्या के लास्ट में, अंत में
2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। आप इस बात को नोट पॉइंट करके लिख लेंगे। क्या नोट पॉइंट है? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, ठीक है, 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। अब आपको देखना है यहाँ पे 2, 3, 7 और 8 किस में है? ये ऑप्शन में। इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। बस ये छोटी सी बात थी और ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम आपसे बात करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 35 भी है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है 32,761, तो ये हो सकता है, ठीक है। और अगला है 81,225, ये भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। अगला है 42,437, ठीक, 42,437, ठीक। और अगला है 21,064, और ये भी 4 है तो ये भी हो सकता। अभी हम लोगों ने पढ़ा यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो। तो ये एक ऑप्शन था। तो ये भी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहे हैं? 6735*1 9 से पूर्णतया विभाजित है। 9 से पूर्णतया विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान 9 से पूर्णतया विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान। अब देखिए न्यूनतम मान का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। अब देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग, है ना। अंकों का योग, तो अंकों का योग कर लो, या फिर एक स्मार्ट तरीका भी हमने बताया था। ऐसी संख्याएं जैसे 6 और 3 कितना हो गया? 9, तो ये 9 से कट जाएगा तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक। बचा कितना? 7, 5, 12 और 1, 13। 7, 5, 12 और 1, 13, ठीक है। अब 13 और ये स्टार बच गया, तो स्टार में ऐसी कौन सी संख्या आनी चाहिए जो 9 से पूर्णतया विभाजित हो? तो 13 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 9 से कटेगी? 18, ठीक। तो इसका मतलब स्टार की जगह पे कितना होना चाहिए? 5। अब समझ लेंगे 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या में अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हमने क्या किया कि एक शॉर्टकट और हमने लगा दिया। अगर कहीं पे 2 संख्याओं का योग 9 है तो आप उसको हटा भी सकते हैं क्योंकि वो 9 से कट जाएंगी। बाकी संख्या है 7, 5, 12 और 1, 13, बचा स्टार। 13 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 9 से विभाजित होती है? वो आपको पता है 18। इसका मतलब स्टार की जगह पे न्यूनतम अंक क्या आना चाहिए? 5, ठीक है। ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे छोटे छोटे, तो ये सवाल भी आपको सीखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं इसको नोट करता हूँ। ये सबसे अपडेटेड क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, अलग से आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं? किसी 2 अंकी संख्या को किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार 7-7 लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है। एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, ठीक है। जैसे 15-15, 37-37 etc, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होंगी? तो इस प्रकार की संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होंगी, ठीक। द ऑप्शंस आर 7, 11, 13 एंड 101, ठीक है। इस टॉपिक पर भी मैं कोशिश करूंगा कि और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अब रेगुलर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इतना बेसिक सवाल है, या तो आप भाग करके देखिए हर संख्या को, ठीक है,
7 से कटेगा कि 13 से कटेगा या किस संख्या से डिवाइड होगा, या फिर डायरेक्ट एक बेसिक तरीका आप लगाइए और जल्दी से इसके आंसर तक हम लोग पहुँचते हैं। क्या लिखा है कि एक 2 अंकी संख्या को 2 बार एक साथ लिखने पर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है और उस संख्या को पूछा जा रहा है कि वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए बहुत ही बेसिक में चलते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया 1515, ठीक। अच्छा 1515 है तो अगर इसको हम बेसिक लिखें तो आप कहेंगे 1500 + 15, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या है। आप इसमें 15 कॉमन कर लो तो 100 + 1 तो क्या हो गया 15 × 101, ठीक। इसका मतलब 15 × 101 1515 एक बड़ी संख्या थी, लेकिन आपको क्या पता चल गया कि ऐसी संख्या किससे विभाजित हो सकती है। आप देखिए 15 का या तो कोई गुणनखंड यहाँ पे नहीं है, ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 13 से। 15 का एक गुणज है 101, तो संख्या किससे कट जाएगी 101 से। या फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल लिखा है 3737, तो आप 3700 का मतलब क्या है 3700 + 37 ऐसे लिख सकते हैं। 37 कॉमन कर लो तो यहाँ से 100 और यहाँ से 37 भी किसका गुणज आ गया 101 का। इसका मतलब ऐसी संख्याएं कहीं पर भी मिलती हैं तो वे सारी संख्याएं किससे कटेंगे 101। आपको तो यहाँ पे लिख दिया गया था 3737, है ना। बहुत सारी जगह पे यही बात ऐसे भी लिख के आ रही है AB और AB, ठीक है, AB और AB लिख के आ रही हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे भैया, AB कॉमन करके फिर वही चीज़ है 100 + 1 करके लिखेंगे तो ये भी किसका होगा AB × 101। इसका मतलब किन्हीं भी 2 संख्याओं को अगर हम 101 से गुणा कर दें तो वो जब 4 अंक की संख्या मिलेगी तो वही रिपीट होगी, ठीक। इतनी सी बात आपको समझना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो भी एग्जाम होंगे ज़रूर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पे। अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, जल्दी से अपने 50 क्वेश्चंस नियर अबाउट जो भी हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा हुआ है 48327*8 11 से पूर्णतया विभाजित है तो स्टार की जगह पे छोटे से छोटा अंक क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है तो स्टार की जगह पे छोटे से छोटा अंक। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 11 से विभाजिता का नियम क्या है, किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो सम स्थान जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया ना। तो सम स्थान सबसे पहले विषम स्थान देख लेते हैं, 1 3 5 और ये ना, 1 विषम स्थान है, 3 विषम स्थान है, 5। तो इनके अंक कौन कौन से, तो आप जोड़ो 8 7 15 और 3 कितना हो गया 15 3 18 और 4 कितना हो गया 22, ठीक। सम स्थानों के अंकों का योग, ये तो विषम स्थान के अंकों का योग हो गया। अब हमारे पास सम स्थान वाले अंक कौन कौन से बचे। सम स्थान वाले में एक तो स्टार है, फिर 4 और 6, तो इसका अंक क्या है 2 और 8, 8 और 2 मिलके कितना हो गया 10, 10 और प्लस क्या है हमारे पास स्टार। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कोई अंक ही आ सकता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 10 प्लस स्टार और स्टार जगह पे 1 रख दें तो 11 आ जाएगा। तो 22 माइनस 11 कितना हो जाएगा 11, 11 क्योंकि 11 का गुणज है तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप भी कोशिश करिए कि 11 की जगह पे 22 लाना, मान लो हमें 0 बनाना हो तो फिर वो संख्या 2 अंकों में रखना, फिर यहाँ पे कोई अंक नहीं आएगा, संख्या आएगी ना, और बीच में संख्या नहीं आ सकती, अंक ही आएगा। इसका मतलब वह अंक कौन सा होगा 1। अगर हम स्टार की जगह पे 1 रख देंगे तो विषम स्थानों के अंकों का योग 22 और सम स्थानों के अंकों का योग 10 प्लस स्टार, और स्टार की जगह पे हमें 1 रखना है, हमें ऐसा कुछ रखना है या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। उसी कंडीशन में 11 से पूर्णतः विभाजित होगी तो स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा 1। तो ये आपके सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा हुआ, एक संख्या को 13 से भाग करने पर 1 शेष बचता है। 13 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 1 शेष बचता है। यदि भागफल को, अब देखिए
यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, ठीक है। यदि इसी संख्या को 65 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। क्वेश्चन है यदि 65 से भाग किया जाए, यदि इसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए, 65 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रिवीजन किए रहेंगे, इसीलिए मैथ्स में बार बार कहता हूँ कि आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम एक बार अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करते रहना है। 13 से भाग करने पर 1, यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो आपके दिमाग में ये बात ठीक है जाना चाहिए तुरंत कि भागफल को कहाँ पे भाग करते हैं, ऐसा कौन सा विभाजन था जिसमें हम भागफल को भाग किया जाता था। तो आप कहेंगे उत्तरोत्तर विभाजन या लगातार विभाजन ना। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा, एक तरफ संख्या एक तरफ शेषफल, 5 लिखेंगे और 3 सबसे पहले इधर से इधर जाएंगे, प्लस ये ऊपर एक तरफ हम संख्या लिखते हैं एक तरफ शेषफल लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, हम वह संख्या पता करेंगे जो 13 से भाग करने पर 1 और भागफल को अगर 5 से भाग किया जाए तो 3 शेष बचे। तो 5 और 3 सबसे पहले इधर से इधर आएंगे जोड़ेंगे, फिर इधर से इधर आएंगे तो गुणा करेंगे, 8 13 गुणे 8 13 8 104, फिर आप इधर से इधर आएंगे प्लस करेंगे। तो इसका मतलब वह संख्या कौन सी है, 105। आप इसको चेक कर सकते हैं। आप 13 का भाग करेंगे 105 में तो कितना आएगा, 13 8 104, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, 13 का भाग अगर 105 में करना है तो 13 8 104, शेष 1 बच गया, ठीक बात है। यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो भागफल हमारा 8 आया है, 5 से भाग करो तो एक बार चला जाएगा, शेष 3 बचेगा। इसका मतलब ये संख्या एकदम सही है। अब पूछा क्या जा रहा है, संख्या को 65 से भाग करना है तो 105 को 65 से भाग करना है तो एक बार चला जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 40। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही एक टॉपिक है जहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। लगातार विभाजन, अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना और ये ए बी के जो नए कॉन्सेप्ट हैं, 2 संख्याओं को रिपीट करके 15-15 बन रहे हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे ताकि आपके कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्या कह रहे हैं, स्थानीय मान जाति मान से रिलेटेड है। मैं फिर भी एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे क्या लिखा हुआ, 597523 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान। स्थानीय मान का मतलब जो स्थान के अनुसार, और जाति मान का वह स्वयं का नंबर, ठीक है। तो 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो कितना हो गया 7000। और जाति मान किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान वह स्वयं का अंक होता है, ठीक है। तो स्वयं का अंक कितना हो जाएगा 7, दोनों का अंतर करेंगे तो 6993। एक सवाल ये था। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी स्थानीय मान से रिलेटेड है। 647135 में 7 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सी टेट का बहुत ही, तो जो भी टीचर, ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड है उन सब के लिए स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं और जो आपको बच्चों को भी सिखानी आगे तो आपको खुद पता होनी चाहिए। स्थानीय मान 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 3 का देखेंगे इकाई और दहाई तो 30 हो जाएगा, 7 का देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार तो 7000। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 6970। ये 2 छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले भी बताई। इसमें एक दशमलव वाला भी है, अगर दशमलव वाले कहीं पर भी आता है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है 693.275, ठीक। तो इधर का इस 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 9 का 90 होगा और 6 का कितना हो जाएगा 600। अगर दशमलव की बाद की संख्या की अगर 2 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो 2/10, 7 के स्थानीय मान की बात होगी तो 7/100 और 5 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो 5/1000। अगर कहीं पे ऐसा भी लिख के आता है 0.012, ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 0 का स्थानीय मान 0/10, इस वाले 0 का स्थानीय मान 0/100, इस वाले 1 का तो 1/1000 और 2 का क्या हो जाएगा 2/10000, ठीक। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप रेगुलर प्रैक्टिस पे रहेंगे
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में 7 जोड़कर गुणनफल को 5 से गुणा मैं लिखता हूँ एक बार सवाल फिर भी। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को, क्वेश्चन नंबर ये 43, गुणनफल को 9 से भाग दिया जाता है। 9 से भाग देते हैं। प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। तो शेषफल कितना है? ठीक है, तो आगे के 2-3 सवाल इसी तरह से बहुत ही बेसिक से रिलेटेड हैं, तो हम लोग बात करते हैं क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में कैसे करेंगे। देखिए ऐसे सवाल हमेशा बहुत ही आसान होते हैं, बस आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ने में गलती ना करें, उसी हिसाब से प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करें, अब ज़रूर आप अपने आंसर तक पहुँचेंगे। किसी संख्या में 7 जोड़कर, संख्या पता है आपको, संख्या पता है तो आप कहेंगे, संख्या नहीं पता है तो मान लो संख्या x है। 7 जोड़कर, तो इस संख्या में 7 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, x + 7। योगफल को 5 से गुणा किया जाता, ठीक है, योगफल में 5 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, आ गया गुणनफल 5x और 5 सतह कितना हो गया 35। ठीक, 5 से गुणा करके गुणनफल को, अब ये गुणनफल है, गुणनफल को 9 से भाग दिया गया। ठीक, 9 से भाग दिया गया। प्राप्त भागफल में से, अब देखिए 9 से भाग कर दिया तो भागफल मिल गया। प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो 12 उधर लिख लीजिए। तो शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल कितना नहीं तो इसमें बताना होगा, तो संख्या क्या है ना, तो संख्या बताइए, शेषफल नहीं, तो संख्या क्या है। ठीक, अब तो क्या करना, सिंपल कैलकुलेशन, 5x + 35 और इधर कितना जाएगा -9 × 27 और ये उधर भी जाएगा तो 12 × 9 = 108। ठीक, इसको उधर भेज, आप चाहे पहले इन दोनों घटा लो तो कितना हो गया 5x, यहाँ पे कितना बचेगा 5 और 27 8, 108। अब 8 को आप इधर भेज दीजिए तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो गया 20। इसका मतलब वह संख्या कौन सी है 20। आप चाहो तो चेक कर लो, आ जाओ चेक करते हैं हम लोग। संख्या में 7 जोड़ो तो कितना हो गया 27, 5 से गुणा करो, 27 पंचे कितना हो गया 135। गुणनफल को 9 से भाग करो, तो 9 से भाग करेंगे तो 15 × 9 = 135। प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 3 घटा दो 12 शेष बचता है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आप ऐसे सवालों को खुद से भी चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। ठीक है, तो वैसे बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको उस स्टेप को फॉलो करना है जो सवाल पूछना चाह रहा है, जो सवाल आपसे कह रहा है। एक और सवाल हम लोग इसी तरीके का करते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, अब सवाल ही दूसरी तरह में लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा। चार से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाता है। प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाता है। भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को
प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। शेष 5 प्राप्त होता है। अंतिम भागफल 7 है तो संख्या क्या होगी? अंतिम भागफल 7 है तो संख्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। आप सब इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं वीडियो को देखते हुए तो आप ज़रूर मैथ्स में बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीक़ों से पढ़ते हैं। आप यहाँ पे एक बेसिक तरीके से पहले सारा कंटेंट आपके साथ साझा किया जा चुका है। हम लोग रिवीजन मोड पे हैं, तो सारे क्वेश्चन हर टाइप के बुक से जो भी नए क्वेश्चंस मिलते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सबको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बता दिए जाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल 2-3 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे आसान, तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे। अगर कहीं पे समस्या आती है तो डिस्कस करेंगे। और नंबर सिस्टम में अब सिर्फ आपको 2-3 टॉपिक आपको फिर से एक बार बताना है। अंत से शून्यों की संख्या निकालने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, और कौन सा था, लगातार विभाजन और उत्तरोत्तर विभाजन, और एक ए बी का कॉन्सेप्ट, और बहुत सारी चीज़ें जो भी नया कुछ रहेगा सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और घर पे अपने सभी छोटे बड़ों का ख्याल रखें। हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, गुड लक।